महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्लास में आगे बढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम लोग टॉपिक देख रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। किस प्रकार से भारत में संविधान का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, हम लोग अभी उसी सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप ध्यान देंगे और बढ़िया से समझेंगे। और तब हम लोग फिर चलेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तब भाग और अनुच्छेद धीरे धीरे आपके प्रारंभ हो जाएंगे। भाग क्या है, अनुसूची क्या है, इसमें किस प्रकार से कैसे हम लोग जोड़ते हैं, ये सभी बात आपका धीरे धीरे बिल्कुल स्पष्ट हो पाए। तो पहले तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलें, जिससे आप इसमें बढ़िया ढंग से जुड़ सके। देखिए, पिछला क्लास आप याद करिए, इंग्लैंड में कुछ अमीर व्यक्ति आपस में मिलकर एक कंपनी बनाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में हम लोग देखे थे कि इसमें दो भाग मुख्य रूप से थे। एक का नाम था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कहते हैं मालिकाना हक जो रखते हैं, उनका एक अलग कोर्ट है, तो ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर है। और इसी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में लोग आपस में वोटिंग करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुनते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 हुआ करते थे और ये प्रति वर्ष चुने जाते थे, इनमें से ही चुन के आते थे। और यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मेन ड्यूटी होता था कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करे। इस समय शासन शब्द भी सही नहीं है, कैसे व्यापार करे मुख्य रूप से, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ही व्यापार के लिए हुई थी। धीरे धीरे हम लोग पिछले क्लास में सुने कि व्यापार के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बंगाल आया, मुंबई आया, मद्रास आया, और व्यापार के साथ साथ ये शासन करना भी प्रारंभ कर दिए। अब जैसे जैसे शासन प्रारंभ किए, नेचुरल बात है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के संसद को भी लोभ होगा कि हमारे द्वारा जो नियुक्त है बिजनेस करने के लिए, इसके हाथ में शासन का प्रभार आया है, इसे बहुत ज्यादा इनकम हो रहा है, तो हम इस पर अपना कैसे मॉनिटरिंग करें, कैसे हम अपना केंद्रीकृत प्रशासन करें, किस प्रकार से ये भी रहे हम भी रहे। और एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई जिसको द्वैत प्रणाली कहते हैं। द्वैत मीन्स होता है दोनों मिलकर चलाना। और द्वैत पद्धति में हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मुख्य रूप से हम लोग देखे थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से वर्क करना शुरू कर दिया था। और 1773 से इसके भाग में दोनों चीज आ गए, व्यापार और शासन। 1773 के पहले इसके पास सिर्फ एक चीज था, व्यापार। लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखे कि इसके मॉनिटरिंग को टाइट किया गया और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था कि सिर्फ यही इंडिया में कोई भी बिजनेस कर सकता है, दूसरे इंग्लैंड का कोई व्यक्ति इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन 1813 के बाद हुआ कि नहीं, इंग्लैंड का कोई व्यक्ति भारत आ सकता है, बिजनेस कर सकता है, रह सकता है, कुछ परमिशन लेना होगा। केवल चाय का बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चीन के साथ बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये दोनों पर एकाधिकार 1813 में बना रहा। लेकिन फिर हम लोग देखें कि 1833 के चार्टर एक्ट आते आते चाय और चीनी भी हटा दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को साफ कहा गया कि आपका डिपार्टमेंट व्यापार नहीं रहा, अब व्यापार कोई इंग्लैंड का व्यक्ति भारत में कर लेगा। किसी को कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, कोई व्यक्ति भारत आओ, रहो, बिजनेस करो, ये इंग्लैंड के किसी व्यक्ति को छूट मिल गया। लेकिन भारत में शासन का जो डिपार्टमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रहा, जिसमें हम लोग देखें कि 1833 से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके लिए एक शब्द आया, भारत का गवर्नर जनरल। अब शब्द आ गया कि यह भारत का गवर्नर जनरल होगा और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ये दोनों सिस्टम से कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा शासन प्रशासन करेंगे। हम लोग यहां तक देखें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या भी 24 से घटा के 18 किया गया। उसमें भी इंग्लैंड के जो है एक कई ऐसे किए गए जो डायरेक्ट मनोनीत होंगे। इसमें भी कई लिमिट लगा दिए गए थे कि जो 1000 पाउंड का कम से कम 1 साल पहले से शेयर होल्डर है, वही लोग वोट देंगे प्रोप्राइटरशिप में। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी टाइट किया गया। ये 33 से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त है, सिर्फ प्रशासनिक एकाधिकार रहा। और फिर 20 साल के बाद 1853 का जो चार्टर आया, इस चार्टर में अब समय सीमा नहीं दिया गया कि 20 साल के लिए ही अब आप रहेंगे। अब हुआ कि जब तक आप ठीक से चला रहे हैं चलाइए, गड़बड़ हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब जाइएगा। और आप यहां तक जो नियम है ये 1773 से लेके 1858 तक, चूंकि इसी बीच आप सभी लोग को याद है 1857 में भयंकर विद्रोह हुआ। कुछ लोग सिपाही विद्रोह कहते, कुछ लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते। ले देखिए स्थितियां ऐसी आ गई कि 1857 में लगने लगा था कि ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। बहुत मुश्किल से आरजू बिन्नत के बाद 1858 में एक क्रांति समाप्त हुई। इसके पहले अंग्रेज कैसे कर रहे थे ये भी आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे हिस्ट्री में, जिसको फिर से सुने। भारत में छोटे बड़े कई राजा महाराजा थे और इन राजा महाराजा के क्षेत्र को जीतने के लिए अंग्रेजों ने एक नई पद्धति अपनाई। शुरुआत में तो बंगाल वगैरह छल कपट और ताकत से जीत लिए,
और उसके बाद हम लोग देखे कि इन्होंने एक सिद्धांत लाया, और वो सिद्धांत था कि राजा अपने साम्राज्य की सुरक्षा अंग्रेज पुलिस से करवाएगा और अंग्रेज का सहायक रूप में रहेगा। कोई भी विदेशी को बिना अंग्रेज की इजाजत के आने नहीं देगा। और इस संधि को आप सभी लोग जानते हैं, वेलेस्ली लाया था, और इसको हम लोग सहायक संधि के नाम से जानते हैं। सहायक संधि का मतलब क्या था? कोई भी राजा है तो उस राजा को अंग्रेज एक चिट्ठी भेजता था कि आपके पास सेना कितने हैं। राजा खुश होकर बोला कि 1000। पेमेंट क्या देते हो? 100 रुपया डेली या 100 रुपया महीना, तो 1 लाख मंथली पेमेंट है। तो अंग्रेज कह रहा है कि 1 लाख क्यों खर्चा करोगे, तुम हमें सिर्फ 20,000 सालाना दोगे बस, और सारा सेना हटा दो, हम तुम्हारा देखभाल करेंगे। तुम पर कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारा सुरक्षा देंगे, प्रदान करेंगे तुमको। और अगर ये सहायक संधि पे दस्तखत कर दिया तो तुमको कोई सेना रखने की जरूरत नहीं है, हम खुद से तुम्हारा सपोर्टिंग है। और अगर इस पे हस्ताक्षर नहीं किया तो हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। टिकोगे तो ठीक है, खत्म होगे तो जो है पूरे साम्राज्य छीन लेंगे। और इसी क्रम में हम लोग देखे थे हैदराबाद के निजाम, टीपू सुल्तान, सभी लोग हैदराबाद को अपनी इच्छा से साइन किया। टीपू सुल्तान वगैरह लड़ते हुए मरे, और देखते देखते सभी अधिकांश राजा, 500 से अधिक, 600 के राजा के लगभग अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि जो बनाए गए थे उस पर दस्तखत कर लिए। यानी अंग्रेज का साम्राज्य पूरे भारत में था तो 500 से 600 राजा इस समय एग्जिस्ट कर रहे थे। राजा रजवाड़ा थे, उनके द्वारा दस्तखत करवाए गए सिस्टम पे चल रहे थे। लेकिन फिर हम लोग देखे कि जब यहां डलहौजी आया तो डलहौजी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि इतना राजा को हटाए कैसे। एक बार इतना राजा से हम भिड़ेंगे तो लड़ाई झगड़ा हमारा पक्का हो जाए। तो इसीलिए डलहौजी ने क्या किया, एक नया नीति लाया, व्यक्तिगत का सिद्धांत। उसी को हड़प नीति के नाम से जानते हैं। और सभी को मालूम है कि इस नीति के द्वारा डलहौजी ने क्या किया। जिस राजा को अपना बेटा नहीं है, दत्तक पुत्र को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, बेटी को साम्राज्य नहीं मिलेगा, जिस राजा को बेटा नहीं है मरने के बाद उसके साम्राज्य छीन लिए जाएंगे, और ऐसा करके कई साम्राज्य को छीनने का उपाय कर लिया। इसी बीच इसकी वक्र दृष्टि अवध पर पड़ी, लखनऊ पर पड़ी। लेकिन अवध के नवाब को संतान था। डलहौजी देख रहा है कि इसको कैसे हड़पे। तो आपको याद है कुशासन का आरोप लगा के पूरे अवध को भी इसने लपेट दिया कि यहां ठीक से शासन नहीं हो रहा। और धीरे धीरे यही राजा महाराजा को जब लगने लगा कि अंग्रेज मेमने के रूप में भेड़िया है, ये धीरे धीरे हमारा सब साम्राज्य खा जाएगा, तो अब यहां से आप इंपॉर्टेंट सिस्टम देखें कि ऐसी स्थिति में यहां पे सब राजा लगभग एक होके 1857 में वीर कुंवर सिंह हो, नाना साहेब हो, लक्ष्मीबाई हो, ये सब लोग इसी के कारण विद्रोह किए थे। वो तो सभी लोग विद्रोह में शामिल हो जाते। लेकिन अंग्रेज यहां पे नया नियम लाया कि जो राजा हमारा सहयोग करोगे, उनका बेटा रहे नहीं रहे हमको कोई मतलब नहीं है, उसका साम्राज्य हम नहीं छीनेंगे। और तब बहुत मान मनोबल के बाद अधिकांश राजा अंग्रेज के ही पक्ष में हो गए। और इसी कारण से 1857 में जो गिनती में कुछ विद्रोही रह गए, वे 58 तक सभी मारे गए। और 58 में अब इंग्लैंड सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कंटिन्यू करे। तो उसे लगने लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या जरूरत है। इस कंपनी को तो केवल हम कुछ वर्षों के लिए लिखित दिए थे कि इतना ही दिन तुमको बिजनेस करना है। हम अन्याय भी नहीं कर रहे हैं, इस कंपनी को लिख के दिए थे कि इतना दिन बिजनेस करना है। अब बताओ तुमको हम अपने जमीन पर लिख के दें कि मेरे जमीन पर तुम 1 साल तक जो समझ में आए करो। और तुम यहां धीरे धीरे खूब सुंदर मकान बना दिया, खूब बढ़िया यहां पेड़ लगाना शुरू कर रहा है। फिर आगे हम देखें कि काम अच्छा कर रहा है, फिर लिखे कि 1 साल के लिए और बढ़ाया जाता है। अगले साल देखिए और आप काम कर रहे हो, 1 साल के लिए फिर बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे हम देखें कि अब यहां पे हमारा खूब बढ़िया, आप मेहनत करके खूब लगा दिए हो। लेकिन एक बार आप ऐसा आदमी को रख लिए हो रेंट में जो अब यहां हंगामा करना शुरू कर रहा है। तो हमने जब देखा कि आपका ये एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो अगले साल कहा कि अब आप खाली कर दीजिए, ये पूरा हमारा हो गया। यही काम तो इंग्लैंड किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई, धीरे धीरे उसने भारतीय साम्राज्य की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब किया तो 18
1858 में ब्रिटेन की महारानी, उनको क्राउन कहते हैं, इन्होंने कहा कि अब मेरा नियंत्रण चलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए जो कानून बनते हैं उनको आपको पिछले क्लास में भी समझाए थे कि हमने दो भागों में बांटा। एक भारत में कंपनी के अधीन शासन 1773 से लेके 1858 तक, और दूसरा नंबर क्राउन के अधीन शासन। क्राउन का मतलब आप लोग समझ गए, इंग्लैंड के महारानी के अधीन शासन 1858 से लेके 1947 तक चला। इंपॉर्टेंट चीज एक एक करके ध्यान देंगे। जब भी हम कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 1773 से लेके 1858 तक की बात चल रही। 1857 के बाद मुख्य रूप से हम लोग यहां पर देखें 1858 से 1947 तक ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन चल रहा है। और इसीलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम आएगा, 1858 का अधिनियम। और 1858 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम में से एक है। पिछले क्लास हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट हम लोग देख चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोग 1858 के अधिनियम देखेंगे। ये तो जल्दी में हड़बड़ में लाया गया अधिनियम है, क्योंकि 1857 में विद्रोह शांत हुआ है। विद्रोह लगभग 1858 में शांत हुआ है, और विद्रोह जैसे ही लास्ट हुआ वैसे ही इसको ब्रिटिश क्राउन ने लागू कर दिया हड़बड़ में। अब इसीलिए ये हड़बड़ में भी आया तो इसमें कई खूबसूरती रही, और एक क्राउन के अंतर्गत 1858 का अधिनियम आप अभी सुनेंगे, और उम्मीद है कि आप सभी को एकदम याद होते चला जाएगा, इसमें कोई भार नहीं पड़ेगा। तो 1858 के अधिनियम में यह तय किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया। और कोई बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोई बाकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, इन सभी से कोई मतलब भारत को नहीं है। देखो अब एकदम स्पष्ट है, 1858 में जो पिछले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चल रहे थे, जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर चल रहे थे, उनको रेगुलेट करने के लिए जो सिस्टम चल रहे थे, सब हटा दिया गया। अब इंग्लैंड की महारानी डायरेक्ट भारत में कहे कि मेरा प्रत्यक्ष शासन चलेगा। आपको पहले भी समझाए थे कि सभी जगह के राजा और इंग्लैंड के राजा में अंतर है। इंग्लैंड में जो महारानी या राजा है वो अहस्तक्षेप की नीति लेसिस फेयर में उनका केवल नाम होगा, बाकी सभी इंग्लैंड के संसद कार्य करते हैं इनके नाम से। क्राउन के नाम से शासन होगा। क्राउन चुपचाप बैठिए, खाइए, पीजिए, मस्ती कीजिए, बाकी सब संसद भवन करेगी। इसीलिए ये भी चुपचाप मस्ती में खा पी रहे हैं। कोई महंगा हीरा जवाहरात आएगा तो इन्हीं को दे दिया जाएगा कि लीजिए पानी है, खूब बढ़िया से आप मस्ती में रहिए, लेकिन नियम कानून सब हम लोग बनाएंगे, आपका नाम लेते रहेंगे। इसीलिए इंग्लैंड के राजा को आज भी वहां स्थिति की बरकरार है। कैसे भारत के राष्ट्रपति देख रहे हो? राष्ट्रपति को तो वहां से और ज्यादा पावर है, वहां राष्ट्रपति से भी कम। सब काम संसद कर रही है, नाम राष्ट्रपति का है कि इनके हस्ताक्षर से हुआ है। यहां तो जेबी भी तो कुछ पावर भी है, वहां वो भी नहीं। तो हम लोग अब जरा ध्यान से सुने, इंग्लैंड का प्रत्यक्ष नियंत्रण 1858 में आ गया। अब जब नियंत्रण आ गया तो भारत में जो भारत के गवर्नर जनरल कहला रहे थे, जिनको भारत का गवर्नर जनरल कह रहे थे, 1858 से हुआ कि नहीं, भारत के गवर्नर जनरल तो ये अपने आप में नवाब हो गया, हेड हो जाएगा। अब भारत का जो हेड बनेगा वो महारानी के, ब्रिटेन के ये रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रतिनिधि होगा। और ये इंग्लैंड के प्रतिनिधि जब होगा तो इसको गवर्नर जनरल नहीं करके इसको रिप्रेजेंटेटिव, इसको वायसराय कहा जाएगा। यानी 1858 से एक नया नाम आया। अब जो भारत के हेड होंगे उनको भारत का गवर्नर जनरल नहीं करके भारत के वायसराय के नाम से हम लोग जानेंगे। यानी 1858 के अधिनियम में महत्वपूर्ण जो बात है पहले सुन लेंगे, फिर क्लियर होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ये सभी समाप्त होके एक नया पद बनाया गया, और उस पद का नाम दिया गया भारत सचिव, इंडिया सेक्रेटरी। और भारत सचिव में वही व्यक्ति रहेंगे जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। यानी इंग्लैंड के ही कोई मंत्री भारत के सचिव होंगे, और भारतीय सचिव ही अब दस्तखत वगैरह सब चीज मेल करेगा। यानी अब दो पद हो जाएगा, एक वायसराय, ये भी इंग्लैंड का रिप्रेजेंटेटिव है, और दूसरा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में भारत सचिव। ये दोनों अब भारत में काम करने लगेंगे 1858 के बाद। तो देखिए 1858 के अधिनियम से जो प्रश्न आते हैं, हम उम्मीद करते हैं एक बार सुनने मात्र से आपको एकदम याद हो जाएगा। पहला नंबर तो सभी को इंपॉर्टेंट याद हो गया कि 1858 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। दूसरा नंबर भी सभी को याद हो गया कि भारत पर इंग्लैंड का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ।
भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, इंग्लैंड का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कहा गया। और आप जानते हो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के प्रथम वायसराय के रूप में वही व्यक्ति होंगे जो 1857 के विद्रोह में भारत के गवर्नर जनरल थे। और ये सभी लोग नाम जानते हो, लॉर्ड कैनिंग। इसलिए इनका नाम भी कभी कभी पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, इन पदों को समाप्त करके एक नया पद लाया गया जिसका नाम दिया गया भारत सचिव। और इन दोनों के हस्ताक्षर से, वायसराय और भारत सचिव के हस्ताक्षर से भारत में सिस्टम पूरे चलने थे। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद अभी भी कंटिन्यू थे, जो 4 व्यक्ति के सदस्य से चल रहे थे। हम लोग बीच में देखे थे मैकाले को विधि के लिए एक अलग से एक और सदस्य इनमें शामिल किया गया था। वायसराय को ही पावर मिल चुके थे कि कानून वगैरह कुछ है तो वो आप इनकी सहायता से बना सकते हैं। तो 1858 का अधिनियम आपका हो गया। पीडीएफ जो आपको मिलेगा उसको एक नजर हम लोग देख लें तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब इन सभी बातों को एक नजर सुनते हैं तो आपको पूरी बात एकदम क्लियर होगी। पहला हेडिंग हमने दिया है ताज, क्राउन का शासन। आपको मालूम है कि क्राउन का शासन 1858 से लेके 1947 तक चला है। इसके पहले 1773 से लेके 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला है। और यही हम लोग देख रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। अब क्राउन का पहला एक्ट आया है भारत सरकार अधिनियम 1858। और इस 58 के अधिनियम में आप जो भी बातें लिखी हुई है इन सभी को अब देखेंगे तो वही आपको समझाए हैं कि इंग्लैंड के सामग्री के नाम से अब पूरे शासन प्रारंभ किया गया। इसमें जो जो चेंजिंग है, इन चेंजिंग को अभी हमने आपको समझाया है। उम्मीद है कि सभी बात आपको क्लियर होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो द्वैत शासन चल रहे थे ये समाप्त कर दिए गए। और सीधा सीधा ब्रिटेन में भारतीय शासन के संचालन के लिए भारत सचिव, अभी यही बात आपको हमने समझाया कि भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, एक नया पद बनाया गया। आपको पूछा जाए कि भारत सचिव पद, तो कहोगे कि सर सब समझ गए, 1858 के अधिनियम से भारत सचिव पद की बात की गई। और इसमें हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, ये भारत सचिव जो थे इनको कहा गया कि ये 15 सदस्य की एक परिषद है और इस परिषद का नाम है भारतीय परिषद। भारतीय परिषद, देखो इसके पहले अभी सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि जो परिषद होगा, भारतीय परिषद होगा, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी सेवक को ही यहां पे जोड़ा जाएगा, गैर सरकारी सेवक को यहां पे शामिल नहीं किया जाएगा। भारतीय सदस्य की बात नहीं चल रही। यहां सभी अंग्रेज 15 सदस्य होते थे। धीरे धीरे भारतीय भी हल्ला करेंगे कि हमको भी 15 में एक रखो, हम लोग को कुछ और बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ। धीरे धीरे कई बातें यहां चलती रहेगी। अब इसमें हम लोग देखें 15 सदस्यों की सहायता से भारत सचिव चल रहे हैं और बाकी भारत के गवर्नर जनरल को इस समय वायसराय कहा गया और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। इतनी बात हम समझते हैं एकदम आपका क्लियर हो। तो पहले अब एक बार लास्ट सुन लें और देखें 1858 का अधिनियम एकदम आपका क्लियर है या नहीं। ध्यान दिया जाए 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। 5 पॉइंट बोल रहे हैं, पांचों पॉइंट आपको एकदम स्पष्ट होने चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए। पहला नंबर पॉइंट आपको बोले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हो गए। दूसरा नंबर, भारत पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। ब्रिटेन के महारानी के नाम से अब यहां शासन प्रारंभ हो गए। अगला नंबर हम लोग देखें कि नया पद सृजित हुआ भारत सचिव। और भारत सचिव 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की सहायता से ये भारत पर शासन करेंगे। अगला नंबर हम लोग देखें कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे इनका पद हटा के भारत के वायसराय कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। और 1858 के अधिनियम में हम लोगों ने देखा कि जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो द्वैत शासन चल रहे थे इसको समाप्त कर दिया गया। तो हम समझते हैं कि 1858 का अधिनियम सभी को एकदम क्लियर हो। अब यहां से हम लोग चलते हैं, ये तो जल्दी जल्दी में बनाया गया अधिनियम था। चूंकि आपको हमने बताया कि 1857 का विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के बाद बहुत मुश्किल से उसको दबाया गया और तब तुरंत नियम कानून बन के आ गया। अब इसी के जस्ट बाद नया कानून बन के आया 1861। नया कानून, आपको ध्यान रखना है कि नया कानून बन के आया है 1861 का अधिनियम। अब 1861 के अधिनियम में ये देखो जस्ट कुछ ही दिनों के बाद आ गया। तो 1861 का अधिनियम क्या क्या प्रावधान किया गया इसको ठीक से सुनेंगे। इसमें ध्यान दिया जाए मुख्य रूप से, एक मिनट सब सही होगा। चलिए जरा ध्यान दें, पहले ही बताया 1861 अधिनियम की बात चल रहा है, जरा ध्यान दें।
अभी जस्ट सही होगा, तुरंत सही हो रहा है, घबराइए नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, सही हो गया, ध्यान दें। तो हम लोग अब जरा ध्यान से सुनेंगे। 1858 के बाद हम लोग देखें 1861 का अधिनियम आया। एक बार पूरे ध्यान से समझोगे सारे डेट क्लियर हो जाएगी। जो बच्चे बैठ के घर में थोड़ा सा भी ध्यान देगा, उनको एक एक कर करके पूरे क्रम अंतिम दिन जब बंधन बांधेंगे, लगेगा कि सब का सब मेरा एकदम दिमाग में तैर रहा। तो 1861 के अधिनियम सोच समझ के बनाया गया। इस समय मुख्य रूप से यह ध्यान दिया गया कि जो भारतीय राजा हम लोग का सपोर्ट किया है, उन लोग की अब संपत्ति छीनी नहीं जाएगी, चाहे बेटा रहे नहीं रहे। हम जो कमिटमेंट किए हैं उस पर हम रहेंगे। और इसीलिए इसमें मुख्य रूप से 1861 में दो चार चीज और किया गया। जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद था, वायसराय का कार्यकारिणी परिषद जो था, जिसमें आप देखे थे कि शुरुआत में तो 4 सदस्य थे, बाद में एक कम करके 3 सदस्य किए गए। ब्रिटिश इंडिया एक्ट आप पढ़े, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े। इसमें कार्यकारिणी परिषद में फिर हम लोग देखे थे एक सदस्य बढ़ाए गए थे कि जो कानून के मामले में जानकार हो, और कानून के बारे में, वित्त के बारे में हमने बताया था, लॉर्ड मैकाले को यहां पे शामिल किया गया था। अब 1861 के अधिनियम से एक सदस्य और बढ़ा दिया गया कार्यकारिणी परिषद में कि जो वित्तीय मामले के विशेषज्ञ हो, वित्त के मामले, रुपया पैसा के जानकारी के मामले में एक विशेषज्ञ व्यक्ति होंगे जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में होंगे। अभी तक भारतीयों को किसी प्रकार के शामिल करने की कोई योजना हल्का 1861 में बना है। इसके बाद के अधिनियम से भारतीय शामिल होने लगे, और तब भारतीयों को तुम देखोगे कैसे पृथक निर्वाचन मिलेगा, किस प्रकार के सिस्टम होंगे, उन चीजों को समझना होगा। यानी 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 5 हो गई, और वित्तीय एक विशेषज्ञ व्यक्ति को शामिल करने का यहां पे राय रखा गया। 1861 में प्रावधान किया गया कि जो सरकारी नहीं, गैर सरकारी सेवा में है, इन लोगों को भी सदस्य बनाया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। इसके पहले सिर्फ एक चीज था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सरकारी सेवा में है, उन्हें ही सदस्य बनाया जाएगा। लेकिन 1861 के अधिनियम में हो गया कि गैर सरकारी सेवा वाले को भी सदस्य बनाया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखें, इस समय अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और पावर मिला वायसराय को कि यदि किसी प्रकार का आपातकाल हो, देखो बात समझना, यही सब चीज बाद में फिर हम लोग का आज भी नियम चल रहा है। अंग्रेज ने जो नियम अपने शासन के लिए बनाया था, आज भी उसकी लगभग 90% झलक हमारे वर्तमान कानून में है। और इसीलिए आपको यहीं से शुरू किया है कि इसकी झलक को समझिए। 1861 के अधिनियम के द्वारा यह तय किया गया कि अब अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, और उस इमरजेंसी में जो हमारे वायसराय हैं, इनको विशेष पावर नहीं देंगे। अब इनको कहेंगे कि बताओ, परिषद की बैठक बुलाइए और परिषद के सदस्यों से पारित करवाइए, उसमें समय लग जाएगा। तो इसीलिए वायसराय को आपातकाल में, इमरजेंसी में एक नया पावर दिया जाता है। वो बिना किसी परिषद के सदस्य के, बिना कुछ कहे, जो इसको सही लगेगा वायसराय को, वो नियम ला सकता है, जिसको अध्यादेश कहा जाएगा। परंतु इस अध्यादेश को लागू तो कर दिया जाएगा, लेकिन इसको 6 मंथ के अंदर परिषद में पारित करवाना होगा। अगर पारित नहीं हुआ तो 6 महीना में ही समाप्त हो जाएगा ऑर्डर। पारित हो गया तो आगे भी चलेगा। सवाल ये नहीं है, सवाल है वायसराय के पावर। देखिए अध्यादेश का पावर किस अधिनियम से मिला? 1861 के अधिनियम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश बनाने का अधिकार जो मिला, वो किस अधिनियम से मिला? तो 1861 के अधिनियम से। अब 1861 अधिनियम के बाद अब आसान है, सिर्फ एक हम लोग और देखेंगे अधिनियम 1800 वाला। उसके बाद 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और 1935 का भारत शासन अधिनियम, और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। बस इतना देखेंगे तो एक्ट और अधिनियम समाप्त हो जाएंगे। तब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं, यहां तक करने के बाद एक दिन पूरा क्वेश्चन चलेगा। क्या प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं? और यहां तक अगले क्लास, कल का क्लास कोई बच्चे नहीं छोड़ना, क्योंकि अगले क्लास में तुम्हें मॉर्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, भारत शासन अधिनियम, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, सब पर चर्चा होगा।
और अगले क्लास में हम लोग पूरे का पूरे एक सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे, तब पैक्ट भी पूरा सिस्टम आपको करेंगे कैसे याद करना है, और तब क्वेश्चन बनाओगे तो लगेगा कि हाँ अब इससे खूब बढ़िया बन रहा है। एक एक चैप्टर करते हुए हम लोग लगभग 8 से 10 चैप्टर करेंगे, आपको पूरे का पूरे सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोग अच्छा समझे होंगे। खूब ध्यान देना, आज का क्लास आपका यहीं तक। क्लास तो डेली होना चाहिए, क्या हो ही रहा है, कल सबको जोड़ने के लिए नहीं हुआ था। क्लास तो डेली होगा, एनटीपीसी क्लास, एनटीपीसी बिहार एसएससी पर डे क्लास आपका 12 सवा 12 के बीच में क्लास शुरू होगा, और डेली क्लासेस हो रहा है। तुम लगता है कि डेली क्लास करते नहीं होगे, क्लास डेली हो रहा है एनटीपीसी, और इसमें जो है पर डे क्लासेस आपका चल रहा है, डेली क्लास कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड का भी ऑप्शन अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको दे देंगे, उसमें प्रिंट आउट कर सकते हैं। हम लोग ऑप्शन इसमें देख रहे हैं, अभी ऐप वाले नहीं दिए हैं, अगर देंगे तो एग्जाम के 1 मंथ पहले हम लोग, अगर नहीं ऑप्शन आएगा तो आपको पीडीएफ डायरेक्ट भेज दिया जाएगा, जो आप प्रिंट आउट कर सकते हो। अभी आराम से उसी में पढ़ते जाइए, अपना नोट्स बनाइए, अभी समय खूब है। चलिए ठीक है, इसका पीडीएफ भी हम डलवाते जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्लास कल सवा 12-12:20 के आसपास अपना तैयार रहेंगे। क्लास डेली बस 40 मिनट 45 मिनट का क्लास है, इसको बस पचाते जाइए।